आ रहे हैं ईपीएस का चैप्टर नंबर 4 आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी एंड फिजिबिलिटी स्टडी। ये जो चैप्टर है बहुत ही छोटा है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बार बार पूछता है एग्जाम में 5 नंबर का कि व्हाट आर द फैक्टर ऑफ विच कंसिडर वाइल सिलेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछता है, तो इसमें कम से कम यहाँ पर 7 से 8 पॉइंट दिए हुए हैं और सब 7 से 8 पॉइंट को हम लोग समझते हैं बराबर से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। और ये जितना भी आपको नोट्स दिख रहा है आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक दिया गया है इसका डिस्क्रिप्शन पर, @VCC03 करके लिंक है, उसको आप क्लिक कर सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर मिलेगा आपको बिल्कुल ये नोट्स इन्हें PDF फॉर्मेट में। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं फटाफट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। फैक्टर विच कंसिडर वाइल सिलेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। कौन कौन सा फैक्टर ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन सा फैक्टर ध्यान में रखना चाहिए जब प्रोडक्ट और सर्विस को सिलेक्ट करते हैं? कौन? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और यहाँ पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 देख लिया था। नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। एक बेसिकली देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर है। पहला फैक्टर है मार्केट असेसमेंट, दूसरा फैक्टर है प्रैक्टिसिलिटी, तीसरा फैक्टर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चौथा है कंपटीशन, पांचवा है एबिलिटी ऑफ एडुकेट क्वांटिटी एंड कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, छठा फैक्टर है टेक्निकल एस्पेक्ट एंड सातवां है प्रॉफिट पॉसिबिलिटी। इसको हम लोग देखते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ और अच्छे से समझेंगे हिंदी में। ठीक है, फैक्टर कंसिडर वाइज सिलेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट, 6 से 7 पॉइंट है, आइए देखते हैं। उत्पादन का चुनाव करते समय कौन कौन सा घटक को हम लोग को देखना होता है? फर्स्ट है मार्केट असेसमेंट। पहला क्या है? मार्केट असेसमेंट। तो चलिए देखते हैं मार्केट असेसमेंट क्या कहता है। मार्केट असेसमेंट इज टू प्रायोरिटी प्रायर टू सिलेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। द मार्केट फॉर ए प्रोडक्ट वुड बी रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। देखिए, हम लोगों ने मार्केट असेसमेंट जब पढ़ रहे थे तो उसका डेफिनेशन जो हम लोगों ने याद किया था वही सेम टू सेम आपको इसमें लिख देना है। और एक चीज़ जुड़ा हुआ है, कहता है कि जो मार्केट असेसमेंट है, जब हम लोग प्रोडक्ट और सर्विस सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग को मार्केट असेसमेंट देखना पड़ता है कि हम किस मार्केट में अपना प्रोडक्ट को डाल रहे हैं, रीजनल लेवल में डालेंगे, नेशनल में डालेंगे या फिर इंटरनेशनल में डालेंगे। ठीक है, कहता है प्रोडक्ट एक इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। जो प्रोडक्ट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में, द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डिटरमाइन द रीजन व्हाई ही इज लॉन्चिंग द सिमिलर प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट पहले से मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है तो एंटरप्रेन्योर को ये सोचना होगा कि वो उस प्रोडक्ट को फिर से उसी मार्केट में क्यों लाएगा। ठीक है, उसका क्या कारण है समझना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में पहले से एग्जिस्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिकेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, जिस कारण से यहाँ बोल रहा है कि अगर सिमिलर प्रोडक्ट है तो एंटरप्रेन्योर को एक बार सोचना पड़ेगा। व्हाट द मार्केट रिएक्शन टू द न्यू प्रोडक्ट, और जब नया प्रोडक्ट आएगा तो मार्केट जो का रिएक्शन क्या होगा, वहाँ के लोगों का रिएक्शन क्या होगा, कस्टमर का रिएक्शन क्या होगा। बट इन द केस दैट प्रोडक्ट बिंग लॉन्च इन एब्सोल्युटली नोवेल, जब प्रोडक्ट बिल्कुल नया होगा मतलब उस मार्केट में वो प्रोडक्ट है ही नहीं, तो क्या होगा सर? ही हैज़ टू कंडक्ट ए मार्केट सर्वे एंड एसर्शन अबाउट द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर फॉर द प्रोडक्ट सर्विस। तो उसको क्या करना पड़ेगा? एसर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कंज्यूमर को पता नहीं होगा ना कि वो प्रोडक्ट है ये नाम का। मतलब कंज्यूमर को पता होना तो चाहिए कि वो प्रोडक्ट मार्केट में है, बिकता है, इसका यूज। तो आपको एसर्शन करना पड़ेगा, आपको सर्वे करना पड़ेगा, आपको बतलाना पड़ेगा, आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, ताकि उस प्रोडक्ट को पता चल सके, लोगों तक पहुंचा सके कि ये प्रोडक्ट नाम का कोई चीज़ है। Therefore, after conducting a study of the market, it should be decided whether the product is to be introduced in the market or not. इतने सब कुछ एनालिसिस करने के बाद कि सर ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो भी एनालिसिस करो, अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो भी एनालिसिस करो, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो एडवर्टाइजमेंट करो, सर्वे करो, पब्लिक तक अपने प्रोडक्ट को दिखाओ, बताओ कि ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट नाम का चीज़ कोई है मार्केट में। द मार्केट असेसमेंट इन्वॉल्व डिमांड। आप भी जानते हैं जो मार्केट असेसमेंट है, डिमांड, सप्लाई और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस, कंपटीशन, स्कोप ऑफ इनोवेशन, ये सब के फैक्टर पर चलता है और इसे ही हम लोग कहते हैं मार्केट असेसमेंट। मतलब सर मोटा मोटी समझ लीजिए, मार्केट असेसमेंट का मतलब होता है जब कोई प्रोडक्ट और सर्विस हम मार्केट में लाते हैं तो हम लोग को 2-3 फैक्टर देखना पड़ता है, 2-3 चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि उस मार्केट में पहले से एग्जिस्ट है वो प्रोडक्ट, या फिर उस प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट पहले से नहीं है तो भी एनालिसिस कीजिए, नहीं है तो भी एनालिसिस कीजिए, और नहीं अगर है तो आप उसका सर्वे कीजिए, एडवर्टाइजमेंट कीजिए, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट है दोस्तों फैक्टर प्रैक्टिसिलिटी।
प्रैक्टिसिलिटी का मतलब क्या होता है सर, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। प्रैक्टिसिलिटी मतलब होता है कि एन एंटरप्रेन्योर इज सपोज टू थिंक इन द टर्म ऑफ यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ही हैज़ कंसिडर्ड। तो मतलब जो प्रोडक्ट आप ला रहे हो वो प्रोडक्ट कितना खपत होगा उसको देखना होता है। कैसे देखें, तो उसका डिमांड देखिए, प्रैक्टिसिलिटी के अंदर में आता है। प्रैक्टिसिलिटी के अंदर आता है डिमांड, कॉस्ट ऑफ द प्राइस एंड प्रोडक्ट, सप्लाई एंड नेचर ऑफ कंपटीशन, एंड लास्ट है इनोवेशन। जो हम लोग मार्केट असेसमेंट देखे थे प्रैक्टिसिलिटी, जो हम लोग मार्केट असेसमेंट में देखे थे डिमांड, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, सप्लाई, साथ साथ कंपटीशन एंड इनोवेशन, तो ये सारा का सारा प्रैक्टिसिलिटी के अंदर आ जाता है। प्रैक्टिसिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका कितना खपत है। तो उसके लिए क्या करो, उस प्रोडक्ट का डिमांड देखो, उसका कॉस्ट प्राइस देखो, कंपटीशन देखो, सप्लाई देखो, और उसका इनोवेशन देखो कि आगे आने वाले समय में वो उसका क्या नया टेक्नोलॉजी जब आएगा तो बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा। सबसे पहले देखते हैं डिमांड। डिमांड मतलब समझ गए कि दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड मार्केट असेसमेंट के लिए। द डिमांड असेसमेंट विल बी बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द मार्केट बिंग टारगेटेड। लोकल हो गया, स्टेट हो गया, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग डिमांड होता है। ठीक है, बात करते हैं कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, मतलब उस प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट होगा और कॉस्ट ही बताएगा कि उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सप्लाई और नेचर ऑफ कंपटीशन की। सप्लाई का मतलब क्या होता है, पूर्ति करना, कि आप उस मार्केट में कितना सप्लाई कर रहे हो। सप्लाई पोजीशन ऑल्सो नीड टू स्टडी बाय द एंटरप्रेन्योर के द्वारा करना पड़ता है कि उस मार्केट में सप्लाई कितना हो रहा है। ठीक है, आप कितने क्वांटिटी में मार्केट में सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो सप्लाई पोजीशन मेक द कंप्लीट पिक्चर क्लियर अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर पिक्चर बता देता है कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी कितना अवेलेबल होता है इन द मार्केट में बाय ऑल द एग्जिस्टिंग कंपटीटर। जितने भी कंपटीटर एग्जिस्ट करते हैं उस मार्केट में, तो वो लोग कितना कितना सप्लाई करते हैं। समझ गए इतना कंपटीशन। अब बात करते हैं डी नंबर है, कहता है प्रोजेक्ट इनोवेशन एंड चेंज। इनोवेशन का मतलब होता है नया नया चीज़ आते रहना। जैसे सर पहले आता था कीपैड वाला मोबाइल, फिर आने लगा टच स्क्रीन वाला मोबाइल, और उसमें भी बहुत सारे इनोवेटिव आने लगे। तो नया नया टेक्नोलॉजी आने लगा, रेडियो से टेलीविज़न, टेलीविज़न से एलईडी वाला टेलीविज़न आने लगा, टेलीविज़न एलईडी टेलीविज़न के बाद आने लगा स्मार्ट टेलीविज़न। तो कहीं ना कहीं न्यू टेक्नोलॉजी क्या उस प्रोडक्ट में एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल के अनुसार आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेते हो और उसको आपको देखना होगा कि क्या वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदलती है क्या। आपने रेडियो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियो अभी नहीं बिकती है, उसका टेक्नोलॉजी ख़त्म हो चुका है, अब नया टेक्नोलॉजी आ चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको देखना होगा कि आप जो प्रोडक्ट को एग्जिस्ट कर रहे हो क्या उसका टेक्नोलॉजी चेंज होता है कि नहीं, एडवांस होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तब तो आप कुछ बदलना ही नहीं, आराम से बेचिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे एक एग्जाम्पल के अनुसार अगर बुक की बात करें तो बुक में क्या टेक्नोलॉजी बदलेगा सर, वही कागज़ रहेगा, वही डिज़ाइन रहेगा, थोड़ा मोड़ा डिज़ाइन बदल दो, थोड़ा मोड़ा लिखावट चेंज कर दो, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसमें कोई टेक्नोलॉजी बात नहीं होगी। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में टेक्नोलॉजी आती है। अगर आप वॉशिंग मशीन बेच रहे हो, फ्रिज बेच रहे हो, तो उसमें टेक्नोलॉजी आएगी, अलग अलग स्मार्ट फ्रिज आएगी, तो अलग अलग टेक्नोलॉजी आएगी, तो उसके हिसाब से आपको अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। नेक्स्ट तीसरा दोस्तों देखते हैं। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रैक्टिसिलिटी का, देख रहे थे ABCD। अब हम लोग तीसरा का देखते हैं। तीसरा आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि आप जो प्रोडक्ट को प्रोडक्शन कर रहे हो, मतलब जो आप उत्पादन कर रहे हो उसमें कितना खर्चा बैठ रहा है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, खर्चा। ठीक है, लागत कितना है। आइए समझते हैं इसको। कहता है फॉलोइंग आर द मार्केट असेसमेंट एंड द प्रोडक्ट प्रैक्टिसिलिटी, कॉस्ट पर यूनिट नीड टू बी रिकॉन, मतलब गणना करने में बताता है कि उस प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना बैठ रहा है। एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग लेंगे कि मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का नाम है, उदाहरण के हिसाब से ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए। जैसे आप बना रहे हो एक चीज़, फ़ैन बना रहे हो, फ़ैन, पंखा बना रहे हो। उस पंखे को बनाने में आपका कॉस्ट बैठता है 130 रुपये आपका लेबर लगता है पर फैन बनाने में, 200 रुपये आपका कॉपर वगैरह वायर वाला लगता है, 300 रुपया आपका आने जाने में जो भी खर्चा हो गया या कोई छोटा मोटा चीज़ हो गया, अदर एक्सपेंस हो गया, पूरा मिला के आपका लगता है, टोटल जो कॉस्ट है 630 रुपये का है। तो सर कॉस्ट आपका 630 रुपये लगा फ़ैन को, तो आप उस फ़ैन को कितना बेचोगे सर, 1000-1200 में बेचेंगे। 1000-1200 में हम लोग उसको कॉस्ट को बेच देंगे।
इस फैन को 1000-1200 में बेचेंगे। तो यही होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर ये हम जो 630 रुपया लगा है ये क्या है? ये सर 630 रुपया कॉस्ट है। ये क्या है? कॉस्ट है। और जिस पर हम लोग मार्केट में बेचेंगे वो हो गया प्राइस। उसे क्या कहते हैं? प्राइस, जिसमें कस्टमर खरीदेंगे। समझ आ रही है? आइए पढ़ते हैं, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। कहता है सो दैट द कस्टमर कीप ग्लोरीफाइंग और चेरिशिंग द प्रोडक्ट एट ए डिस्टेंस विदाउट रिस्पॉन्डिंग द प्रैक्टिसिटी नाउ प्लेक्टिविटी। ये नहीं देखना है, समझिए बात को। अगर कॉस्ट कम होगा तो प्राइस क्या होगा सर? प्राइस भी कम होगा। प्राइस कम होगा तो कस्टमर क्या खरीदेगा? खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। कस्टमर अगर खरीदने के लिए तैयार रहेगा तो आपका फटाफट से प्रोडक्ट बिकता रहेगा। आप प्रोडक्शन करते रहोगे, लगातार करते रहोगे, अच्छे से बिकता रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो कॉस्ट पे डिपेंड करता है आपका प्राइस। अगर कॉस्ट यहाँ पर 630 रुपये तो आप 1200 कर रहे हैं। अगर कॉस्ट यहाँ मान लीजिए 800 होता तो आप 1500 में बेचते हैं। तो आप कॉस्ट के बढ़ने से क्या होता है? प्राइस बढ़ते जाता है। इसलिए कॉस्ट को कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा भागीदारी कहा जाता है। ठीक है। द प्राइस मस्ट बी सिचुएबल। देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा इसको। द प्राइस मस्ट बी सिचुएबल एंड अफोर्डेबल इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमर पेइंग कैपेसिटी। जो प्राइस है, मैंने जो 1200-1500 क्यों कहा? कॉस्ट की वजह से, लेकिन साथ ही साथ हमको कंज्यूमर खरीदे उतना प्राइस रखना चाहिए। मतलब द प्राइस मस्ट बी सिचुएबल होना चाहिए कंज्यूमर के पेइंग कैपेसिटी में। बात समझ में आ रही है सर? पेइंग कैपेसिटी में। एक बढ़िया सा एग्जांपल इसमें दिया हुआ बुक में, बढ़िया सा एग्जांपल दिया हुआ क्या कि जो स्कूटर फ्यूल टैंक है ना, स्कूटर फ्यूल टैंक जो स्कूटर फ्यूल कहता है कि फॉर इंस्टेंस इफ एन एंटरप्रेन्योर इज पॉन्डरिंग ओवर टू लॉन्च सम पाउडर विच बाय पॉरिंग, मतलब स्कूटर फ्यूल टैंक भरते हैं, द स्कूटर कैन रन 40 किलोमीटर। जो स्कूटर है वो 40 किलोमीटर दौड़ती है विदाउट पेट्रोल, बिना पेट्रोल के। एंड सच ए कॉन्सेप्ट इज डेफिनेटली रिवॉल्यूशनरी होगा। भाई साहब अगर बिना पेट्रोल के अगर स्कूटर दौड़ने लग जाए तब तो भाई बहुत अच्छा होगा। कहता है कि वुड वन विच वुड लिबरेट द कंज्यूमर फ्रॉम द फ्यूल क्राइसिस बट द कॉस्ट विच इज अराउंड 60 रुपीज़। अगर उसका कॉस्ट 60 रुपीज़ पड़ता है पर ग्राम का, 100 ग्राम का, पर 100 ग्राम का अगर 100 ग्राम का 60 रुपये लगता है, इट इज़ नेचुरल दैट नो कस्टमर वुड बाइट। तो ये तो नेचुरल है सर कि अगर 100 ग्राम में आपको 60 रुपया देगा तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति खरीदेगा ही नहीं, कोई व्यक्ति नहीं खरीदेगा। क्लियर है? तो ठीक है। एज सच द एंटरप्रेन्योर मस्ट नॉट ब्रिंग इट इन टू द मार्केट अंटिल द पेट्रोल प्राइस लुक अप मोर देन द पाउडर प्राइस। जो पाउडर का प्राइस है अगर वो ज़्यादा है ना, कहता है कि एज सच द एंटरप्रेन्योर मस्ट नॉट ब्रिंग इट इन टू द मार्केट अंटिल द पेट्रोल प्राइस लुक अप मोर देन द पाउडर प्राइस। अगर पेट्रोल का प्राइस क्या है सर? ज़्यादा है पाउडर प्राइस से। पाउडर प्राइस से अगर ज़्यादा है तो कहीं कहीं सीधी सी बात है सर, सीधी सी बात है कि जो प्राइस है ना वो कम होना चाहिए पेट्रोल से, तभी लोग खरीदेंगे। अदरवाइज़ क्यों खरीदेंगे? अदरवाइज लोग पेट्रोल ही खरीदेंगे। प्राइस जिसका कम होगा वही नहीं खरीदेगा कस्टमर। Therefore, the product identification and the cost of production has vital role to play the on this account। सर इसमें बहुत ही ज़्यादा रोल देता है कॉस्ट और प्राइस, दोनों के दोनों अच्छे भागीदारी देते हैं। अगर कॉस्ट कम होगा तो प्राइस अपने आप ऑटोमेटिकली कम होगा, कॉस्ट ज़्यादा होगा तो प्राइस भी ज़्यादा होगा, प्राइस ज़्यादा होगा तो सर कस्टमर खरीदेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? तो इसको आपको लिख देना अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट 4 की, कंपटीशन। सर कंपटीशन क्या होता है? बहुत से बच्चे नहीं समझते हैं कंपटीशन, बार बार ये बात पॉइंट आ रहा है कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब होता है जब आपके जैसा प्रोडक्ट को दूसरा बंदा बेच रहा है, आपके जैसा प्रोडक्ट को, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप पंखा बेच रहे हो, दूसरा बंदा भी पंखा बेच रहा है, तो उसको कहते हैं कंपटीशन। आप उसके क्या हो गए? कंपटीटर। वो उसके क्या हो गया? कंपटीटर। दोनों कंपटीटर हो गए। मतलब मार्केट में एक ही जैसा प्रोडक्ट बेचने वाले को कंपटीटर कहते हैं, आप उसके कंपटीटर हो गए सर। कंपटीशन का मतलब क्या होता है? जब एक जैसा प्रोडक्ट जब दो व्यक्ति बेचने लगते हैं, दो से ज़्यादा व्यक्ति बेचने लगते हैं, उसको कंपटीशन कहते हैं। कहता है इन टुडे एनवायरनमेंट, आज के जो ज़माने में क्या हो गया कि एन एंटरप्रेन्योर फाइंड हिमसेल्फ बीइंग थ्रोन बाय द कंपटीटर फ्रॉम ऑल एंगल। वो कंपटीटर को ज़रूर से ज़रूर नज़र रखते हैं कि वो कंपटीटर क्या टेक्नोलॉजी ला रहा है, क्या बदल रहा है, क्या प्रोडक्ट में प्राइस रखता है, तो उसके हिसाब से उसे बेचना पड़ता है। साथ साथ उसे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी प्रोडक्ट वो बेच रहा है वो कम से कम होना चाहिए, कम से कम प्राइस होना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर कंपटीटर। एग्जाम्पल के अनुसार फलनावा, अगर आपको कोई व्यक्ति
इसी सामान को 10 रुपये में बेच रहा है तो आपको कहीं ना कहीं उसमें 9 रुपये में बेचना पड़ेगा, ताकि तो आपका वो सामान बिकेगा। बात समझ में आ रही है सर? अंडर सच एन एनवायरमेंट ही हैज़ टू मूव ए हेड ए बिग राइवल फॉर एक्सेलिंग दैम बाय प्रोवाइडिंग ए बेटर। राइवल मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। इस प्रतिस्पर्धा में उसको क्या करना पड़ता है, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। साथ ही साथ ध्यान से समझिएगा, साथ ही साथ कम से कम प्राइस में भी उसे बेचना पड़ता है। इफ़ ए प्रोडक्ट इज क्वाइट न्यू, अगर प्रोडक्ट क्या है सर, न्यू है, अगर प्रोडक्ट न्यू है, नया टाइप का है, तो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, इट्स सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेम प्राइस एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस इन द मार्केट में थॉट ऑफ। तो उस व्यक्ति को, कस्टमर को सोचना पड़ जाएगा, सर पहले से वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में, आपने नया प्रोडक्ट बनाया सेम प्राइस में, तो कहीं ना कहीं लोग पुराने वाले में ज़्यादा जाएंगे, विश्वास करते हैं ज़्यादा पुराने वाले में, नए वाले आने में उसे बहुत ही देर लग जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो क्या होता है, उसका जो प्राइस हमेशा कम ही होता है, पुराने वाले जो पहले से एग्जिस्ट करता है प्रोडक्ट मार्केट में उससे कहीं ना कहीं कम ही होता है। एग्जाम्पल के अनुसार दोस्तों, कोई प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, अगर ये बिकता है मार्केट में 20 रुपये में, तो कहीं ना कहीं जब कोई नया प्रोडक्ट आएगा, सिमिलर प्रोडक्ट आएगा, तो वो कम से कम 18 रुपये में या 15 रुपये में बिकेगा, मतलब उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के तुलने में कम प्राइस में बिकेगा, ताकि उसका बिके प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 5वां पॉइंट है एबिलिटी ऑफ एडुकेट क्वांटिटी एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। कंपटीशन समझ गए कि आप प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट बेचना जिसका कंपटीशन कम हो। एक बार बता देंगे लास्ट में क्या है। 5वां पॉइंट क्या है, एबिलिटी ऑफ एडुकेट क्वांटिटी एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। ये सब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट बेचना जिसका कंटिन्यूस सप्लाई होगा, कंटिन्यूस सप्लाई होगा, उसका एडुकेट क्वांटिटी होगा, तभी आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। कल को पता चलेगा कि आप प्रोडक्ट बेच रहे हो और आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो कहीं कि आप जब भी प्रोडक्ट सोचो कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में बेचें, तो आप उसका सप्लाई जरूर देख लेना, क्या उस सप्लाई है या फिर उसका नहीं। देखिए, एन एंटरप्रेन्योर आउट टू एंश्योर विथ रिगार्ड टू एडुकेट क्वांटिटी, एडुकेट एबिलिटी एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। ये देखना पड़ेगा एंटरप्रेन्योर को, मतलब बिजनेसमैन को देखना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट का कंटिन्यूस सप्लाई है या फिर नहीं है, प्रेजेंट एंड ऑल्सो इन फ्यूचर, अभी के समय में या फिर आने वाले समय में। द सोर्स ऑफ सप्लाई वुड बी रीजनल, जो सोर्स ऑफ सप्लाई होता है वो रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, हर में देखा था हम लोगों ने, वही था। द एबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल इज इम्पोर्टेड फ्रॉम एब्रोड, अगर कोई क्या हो रहा है, अगर कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है, मतलब दूसरे देश से आ रहा है, विदेश से आ रहा है, तो ये डिपेंड करता है सीजन वाइज पर। तो हम लोग को ये देखना होगा कि जो प्रोडक्ट विदेश से आ रहा है, हमारे देश में नहीं है, हमारे रीजनल में नहीं है, हमारे लोकल एरिया में नहीं है, उस प्रोडक्ट को मत बेचना, समझ कर बेचना, उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन नहीं करना। बात समझ में आ रही है सर? यही बोल रहा है। एज सच द एस्पेक्ट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड द सब्सिक्वेंट सप्लाई डिमांड ए कंसिडरेबल अटेंशन। तो जिस चीज़ की ज़्यादा सप्लाई होगी, इसको आप लोग कर लीजिएगा कि जो एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो जिसका, और साथ ही साथ क्या हो, कंटिन्यूस सप्लाई हो रॉ मटेरियल का, डिमांड ए कंसिडरेबल अटेंशन। इस पर हम लोग को वही प्रोडक्ट बेचना है जिसका सप्लाई अच्छे से हो, कंटिन्यूस हो और एबिलिटी ऑफ एडुकेट क्वांटिटी में हो। क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। लास्ट पॉइंट है हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड, साथ लास्ट नहीं है, 6ठा पॉइंट है ये, टेक्निकल एस्पेक्ट्स। सर टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या होता है? टेक्निकल एस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि टूल्स, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, ध्यान सुनिएगा, ध्यान समझिएगा, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो सर जी, वो कहीं ना कहीं मशीन से बनेगा, तो क्या वो मशीन अवेलेबल है? आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप जो प्रोडक्ट बनाओगे, उस प्रोडक्ट का मशीन अवेलेबल है, उसके लेबर हैं आपके पास, उसके टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उसे ठीक करने का सर्विस वहीं लोकल एरिया में सही है या फिर नहीं है, तो उसी प्रोडक्ट को बेचिएगा सर जिसका टूल्स आपके पास हो, अवेलेबल हो जाए, मशीन हो, लेबर हो वैसा जो उस काम को कर सके, उस प्रोडक्ट को बना सके। उसके लिए लेबर चाहिए, उसके लिए मशीन चाहिए, उसके लिए टूल्स चाहिए, उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए सर्विस चाहिए, तो आप क्या उस लोकल एरिया में आपके यहाँ अवेलेबल हो जाएगा, वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगा तभी आप उस प्रोडक्ट को चुनिएगा। बात समझ में आ रही है सर? टेक्निकल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि आपको प्रोडक्ट चुनना है तो वही प्रोडक्ट चुनिएगा जिसका मशीन
आपके पास अवेलेबल हो, मशीन आसानी से मिल सके, मशीन वगैरह बड़ा मशीन जो होता है उसी से बनेगा प्रोडक्ट। आपने सोचा कि मैं पंखा बनाऊंगा या फिर फ्रिज बनाऊं या फिर मोबाइल बनाऊं, ये सब बनाने के लिए आपको चाहिए क्या, मशीन चाहिए। मान लीजिए आपका पंखा बनाने का जो मशीन है वो अवेलेबल है तो आप उसे चुनेंगे। पंखा बनाने वाला जो लेबर है वो आपके पास है तो आप पंखा ही फैन ही बनाएंगे, मतलब आप प्रोडक्ट जो चुनेंगे वो फैन चुनेंगे। आप मशीन और आप मोबाइल या फिर आप रेफ्रिजरेटर ये सब नहीं बनाओगे क्योंकि आपके पास मशीन अवेलेबल नहीं है वो मशीन। समझ रहे हो बात को। तो आप पंखा जरूर बनाएंगे क्योंकि आपके पास फ़ैन बनाने का मशीन अवेलेबल है, आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ से लेबर भी आपका अवेलेबल हो जाएगा वो बनाने वाला, इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल हो जाएगा, और वो जो मशीन सर्विस होता है मशीन का वो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आप वही का कीजिएगा। आइए पढ़ते हैं तो और भी आपका क्लियर हो जाएगा। कहता है फॉलोइंग ए फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द एबव एक्सप्लेन फैक्टर जो भी था, अब फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है। द एंटरप्रेन्योर नाउ हैज़ टू मोर फॉरवर्ड वन स्टेप अवे इन द टर्म ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट में जाना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ मशीनरी, कौन सा मशीन लगेगा सर, क्या वो मशीन अवेलेबल है, एंड अदर इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट लगेगा, टेक्निक्स लगेगा, क्या वो टेक्नोलॉजी आपके लोकल एरिया में एग्जिस्ट करता है, क्या वो लेबर है, बनाने वाला लेबर है यहाँ पर, इज रिक्वायर्ड वेयर एंड व्हाट कॉस्ट, उस प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना बैठेगा, वुड बी अवेलेबल आर ए कपल ट्रेनर रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट द टेक्निकल ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय एटीसी, कैन देयर बी ए essential difficulty to regard, therefore the technical aspects prior to establishing the entrepreneur is also importantly worth consider। तो ये भी बहुत ज़्यादा कंसिडर करता है। तो सर टेक्निकल एस्पेक्ट हम लोगों ने अच्छे समझ लिया क्या था टेक्निकल एस्पेक्ट्स। चलिए टेक्निकल एस्पेक्ट्स का मतलब मोटा मोटी समझिएगा कि आप जो प्रोडक्ट चुन रहे हो उसका मशीन आपके पास अवेलेबल है, कौन सा मशीन लगे आपको पता है, और मशीन आपके पास है या फिर आप आराम से अवेलेबल करा सकते हो वो मशीन को। तो टेक्निकल एस्पेक्ट मतलब होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उसके पास आपके पास मशीन पता होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, कौन सा होगा, इक्विपमेंट्स क्या क्या लगेगा, टेक्निक्स क्या क्या लगेगा, लेबर क्या लगेगा, उस मशीन का कॉस्ट क्या लगेगा, अलग अलग चीज़ कितना बिल उठेगा। तो आपको समझना होगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट चुनें जिससे कि सब कुछ सही से चले, मशीन भी आपके पास अवेलेबल हो जाए, इक्विपमेंट भी अवेलेबल हो जाए। बात करते हैं प्रॉफिट पॉसिबिलिटी की। सर प्रॉफिट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट पॉसिबिलिटी मतलब होता है कि आप सर जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसमें प्रॉफिट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, घाटे का सौदा हो रहा है। आप जो प्रोडक्ट बेचना चाहोगे, आप जो प्रोडक्ट सोच रहे हो बनाने का, क्या उसमें प्रॉफिट होगी या फिर नहीं होगी। साथ ही साथ हम लोग को प्रॉफिट कमाना है, लेकिन इट नॉट सोलो मोटिव। प्रॉफिट केवल सोलो मोटिव नहीं होना चाहिए। देखिए वी टॉक ऑफ हाई आइडियल इन द रियलिटी एवरी एंटरप्रेन्योर एंटर इनटू एडवेंचर। ये तो सर श्योर है कि आप बिजनेस कर रहे हो, आप धंधा कर रहे हो तो आप पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो। बिसाइड अदर फैक्टर ही डिसाइड अबाउट हिज प्रोडक्ट के बारे में सोचता है आफ्टर एंटिसिपेटिंग हिज एनुअल सेल ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्रॉफिट लाइकली टू बी अर्न ऑन इट। ऑल्दो ए सक्सेसफुल प्रोडक्ट एडवेंचरस एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल, एक सफल पूर्वक जो उद्यमी होता है, एडवेंचरस उद्यमी होता है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है, वो केवल थिंक नहीं करता है प्रॉफिट के बारे में, वो केवल प्रॉफिट नहीं करता है, उसे प्रॉफिट तो कमाना है। रेदर इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट द बिजनेस स्टेटस इन द मार्केट में लॉन्ग टर्म, अगर उसे लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में एग्जिस्ट करना है तो केवल प्रॉफिट करने से नहीं होगा सर, कस्टमर को सेटिस्फाई करने से भी होगा। कुछ एक एंटरप्राइज होता है जो नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पर चलते हैं, लेकिन ये अलग बात है, वो तो हर किसी का नहीं होता है, लेकिन मोस्टली जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो प्रॉफिट के लिए होते हैं, लेकिन प्रॉफिट मोटिव इज नॉट सोलो मोटिव। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो कस्टमर को आपको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। थैंक यू, खत्म हो गया आपका दोस्तों। ये था पूरा का पूरा हमारा 5-7 पॉइंट हम लोग ने देखा कि कौन कौन सा फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है, जो कि हम लोग को कंसीडर करना चाहिए जब हम लोग प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर सर्विस को सिलेक्ट कर रहे हैं। 7 पॉइंट है, एक बार हम लोग इसका एकदम वन शॉट लेते हैं, रिवाइज करते हैं। मार्केट असेसमेंट, सर मार्केट देखिए कौन सा मार्केट में वो प्रोडक्ट बिकेगा या फिर नहीं बिकेगा, मार्केट को समझिए, चुनिए। इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे, रीजनल मार्केट में बेचेंगे, मार्केट को समझिए। प्रैक्टिसिटी का मतलब हो गया, 4 पॉइंट आता है। प्रैक्टिसिटी का मतलब होता है कि आप जो प्रोडक्ट को बेच रहे हो उस प्रोडक्ट में, आप जो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वो उस प्रोडक्ट की खपत कितनी है, उस प्रोडक्ट की खपत कितनी है, तो आपको ये भी देखना होगा। ठीक है,
तीसरा कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका कॉस्ट कितना हो रहा है। कॉस्ट देखिए सर, प्राइस कॉस्ट, अगर आप कॉस्ट के ही बेसिस पर आपका प्राइस को चुना जाएगा, कॉस्ट के बेसिस पर प्राइस को चुना जाएगा, जिसका आंसर सर कंज्यूमर्स जब तक प्राइस एबिलिटी नहीं होगा, कैपेसिटी नहीं होगा तो खरीदेगा क्या, इसलिए कॉस्ट जरूर देखिएगा उस प्रोडक्ट का। कंपटीशन, आप जो प्रोडक्ट चुनना जा रहे हो क्या उसका कंपटीशन कितना है मार्केट में, वो देखिएगा। फिर कहता है एबिलिटी ऑफ एडुकेट क्वांटिटी एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, क्या आप जो प्रोडक्ट चुन रहे हो उसका एबिलिटी है मार्केट में, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल है या फिर नहीं है, तो ये सभी हम लोग को बातें देखना होगा। कहता है छठा टेक्निकल एस्पेक्ट्स, आप जो मार्केट में प्रोडक्ट लाने वाले हो क्या उस प्रोडक्ट को बनाने में आपके पास मशीन कौन सा लगेगा, कौन सा लेबर लगेगा, कौन सा इक्विपमेंट लगेगा, ये तो आप देखना पड़ेगा आपको। अगर वो अवेलेबल हो जाएगा आसानी से, सही से हो जाएगा, कॉस्ट वगैरह कम बैठेगा तो खरीद लो, उस प्रोडक्ट को चुन लो। नेक्स्ट है प्रॉफिट पॉसिबिलिटी, प्रॉफिट पॉसिबिलिटी मतलब होता है कि उस जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी कहता है कि प्रॉफिट पॉसिबिलिटी नॉट सोलो मोटिव, लॉन्ग टर्म के लिए ना तो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। ये सातों के साथ पॉइंट हम लोगों ने देखा, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल ईजी से, लेट के पढ़ा सर और अच्छे से समझा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट टॉपिक पर सिंपल सा है, एक फिजिबिलिटी स्टडी हमारा बचा हुआ है और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा दोस्तों, फिनिश हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा पॉइंट बचा हुआ है, चाहेंगे तो भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन आराम से हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और ये जितना भी आपको मिल रहा है सर टॉपिक आपको दिख रहा है, ये सारा मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन पर, ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, नीचे जाइए, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन पर, ज्वाइन हो जाइएगा। मिलेंगे आपको बिल्कुल नोट्स इन ए PDF फॉर्मेट में। थैंक यू।